केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आप सभी का दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी हैं। क्लास आपसे जुड़े हर उस मसले की है जिसे पढ़कर आप देश के सजग नागरिक बनते हैं, फैसला लेने में सक्षम होते हैं। आप सिर्फ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं ऐसा नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी साथ लेकर चलें। इसी उम्मीद के साथ हम रोज न्यूज की पाठशाला आपके सामने लेकर हाजिर हो जाते हैं और आज भी इरादा यही है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला इस वादे के साथ, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आपको बता दूं पाठशाला में आज कौन कौन से चैप्टर सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। आज चैप्टर नंबर 1 राजनीति शास्त्र। कोटा का भूला देहरादून लौट आए तो उसे भूला नहीं कहेंगे। कॉकरोच ने निमंत्रण दिया फिर भी क्यों नहीं गए राहुल गांधी। फिर आएगा पार्ट नंबर 2 राजनीति और राष्ट्रवाद की क्लास। वंदे मातरम गाना पड़ेगा। अपमान किया तो खैर नहीं, राष्ट्रगीत के अपमान पर अब माफी नहीं, सजा मिलेगी। और फिर चैप्टर नंबर 3 तुष्टीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की क्लास। दाढ़ी नकाब पर संदेह करना मजहब पर निशाना नहीं है। आपके घर के आसपास भी कहीं पर अगर किसी तरह का कोई स्लीपर सेल है तो आप सूचित करें। फिर आएगा चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास। इजराइल ने क्यों कहा भारतीय तकनीक है वर्ल्ड क्लास। नए भारत का लोहा मानने वाली सोच पर गौरवशाली चैप्टर। और फिर हवा में उलट क्यों लहराता है जगन्नाथ मंदिर का झंडा या मंदिर की पताका, सोचा है कभी। आखिरी सेगमेंट आपके सामने, लेकिन चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास, पॉलिटिक्स वाली क्लास। पॉलिटिकल साइंस। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पूरे 30 दिन के बाद सार्वजनिक रूप से देहरादून में दिखाई दिए। इस पर राहुल गांधी को लेकर यह चर्चा हो रही है कि अगर कोटा का भूला देहरादून लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब आप कहेंगे ये क्या था। राहुल गांधी ठीक 30 दिन पहले आज से कोटा में दिखाई दिए थे, अब 30 दिन बाद देहरादून में दिखाई दिए। इस बीच राहुल गांधी कहां थे, क्या कर रहे थे, किस देश की यात्रा से लौट कर आए हैं, इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई उसमें राहुल गांधी देहरादून में दिखाई दे रहे हैं, जहां उन्होंने छात्रों के मुद्दे पर अपनी पहली बड़ी सियासी अटेंडेंस दर्ज कराई है। देहरादून में राहुल गांधी गूंज नाम के कार्यक्रम में छात्रों के बीच पहुंचे, जिसमें उन्होंने सरकार पर पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमला बोला। भारत की गूंज। एक तरफ देहरादून में राहुल गांधी है जो छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक हैं, वो भी छात्रों के लिए अनशन पर बैठे हैं। अब सवाल यह है कि जब मुद्दा एक है, मांग एक है, सरकार पर आरोप भी एक है, फिर रास्ते अलग अलग क्यों? क्या राहुल गांधी को सोनम वांगचुक से डर लगता है? राहुल गांधी गूंज में दिखाई दिए लेकिन जंतर मंतर के अनशन पर नहीं पहुंचे। सोनम वांगचुक के मंच पर आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे, दूसरे विपक्षी दलों के नेता पहुंचे, आज कांग्रेस के नेता भी जंतर मंतर पर पहुंचे, पवन खेड़ा, लेकिन खुद राहुल गांधी नहीं पहुंचे। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी से बच क्यों रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो कॉकरोच पार्टी के लोग कुछ साल पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाया करते थे, वो अब राहुल गांधी को बुला रहे हैं, निमंत्रण पत्र लिख रहे हैं। क्यों? हैरानी यह भी है कि जो कांग्रेस पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक तक पहुंचने से बच रही थी, आज
उसी पार्टी के नेता पवन खेड़ा सोनम वांगचुक के मंच पर दिखाई दिए। इसके पीछे क्या सियासी खिचड़ी पक रही है ये नहीं मालूम, या फिर जो अटकलें लगाई जा रही है, जो तिया पाचा दिखाई दे रहा है, वो आपके सामने रखना है। हम सब ने बचपन में लकड़ियों के गट्ठर वाली कहानी तो सुनी है ना, आपने सुनी है? अरे कि एक लकड़ी तोड़ सकते हैं और लकड़ियों के उस पूरे पूरे गट्ठे को नहीं तोड़ सकते। फिर उसकी सीख क्या थी कि एक एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन जब वही लकड़ियां गट्ठर बन जाती है तो उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। राजनीति में अक्सर यही कहा जाता है कि समान मुद्दों पर लड़ने वालों को साथ खड़ा कर देना चाहिए और साथ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह सोनम वांगचुक के अनशन को अनदेखा करके सीधा देहरादून चले गए हैं, उससे सवाल उठ रहे हैं, क्या एक ही मुद्दे पर आवाज उठाने वाले राहुल गांधी और सोनम वांगचुक की मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं? आप देखिए कि सोनम वांगचुक लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी भी लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल की खुलकर वकालत करते हैं, तो एक टिक हो गया। वांगचुक लद्दाख में पीएससी, स्थानीय नौकरियां, युवा बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल भी युवा न्याय के तहत नौकरियों की मांग कर रहे हैं, टिक हो गया। वांगचुक पेपर लीक रोकने के लिए सिस्टम सुधार की मांग कर रहे हैं। राहुल जी भी पेपर लीक रोकने के लिए सरकार से फुल प्रूफ सिस्टम मांग रहे हैं, टिक हो गया। वांगचुक पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। राहुल गांधी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, टिक हो गया। अब जब मंजिल एक है तो फिर रास्ते अलग अलग क्यों? राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि अगर मुद्दा और नीयत सही हो तो 1 और 1 11 हो सकते हैं, लेकिन यहां तो देखकर लगता है कि एक दूसरे को माइनस करने की कैलकुलेशन चल रही है। टू बी फ्रैंक, 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक हुई है। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली। अब आपको कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से वो फरियादी पोस्ट भी दिखा देती हूं जो उन्होंने राहुल गांधी और दूसरे नेताओं को जंतर मंतर पर बुलाने के लिए लिखी थी। 14 जुलाई वो तारीख जब पोस्ट किया गया, जिन जिन नेताओं को बुलावा भेजा गया था उसमें सबसे पहला नंबर और नाम किसका? राहुल गांधी का। सबसे खास बात यह है कि इसमें राहुल गांधी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा के तौर पर बुलाया गया है। इसमें कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने लिखा है कि 9 और 10 जुलाई को अभिजीत दीपके और मैंने कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से अलग अलग राजनीतिक दलों और वैचारिक मतभेदों से जुड़े कई नेताओं को पत्र लिखकर उन्हें जंतर मंतर आने का निमंत्रण दिया है। उनसे अपील की कि वो इस देश के युवाओं और सोनम जी के समर्थन में एकजुटता दिखाने के लिए उपस्थित हों। इसमें नेताओं की पूरी लिस्ट शामिल है, जिसमें राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा जी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी भी शामिल है। कोट अनकोट। आपने देख लिया, शिद्दत से अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच पार्टी राहुल गांधी को पुकार रही है, लेकिन राहुल गांधी ने अपना काफिला जंतर मंतर के बजाय देहरादून की तरफ घुमा लिया। अब इस बेरुखी की वजह क्या है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीजें चल रही है। अभिजीत दीपके की एक पुरानी पोस्ट वायरल हो रही है। 2022 की इस पोस्ट में अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाते हुए उसे एक ट्रैवल व्लॉग बता दिया। अब बताइए, जो अभिजीत दीपके राहुल गांधी की 3750 किलोमीटर लंबी सियासी मेहनत का इस तरह मजाक उड़ा चुके हैं, उनके आंदोलन की आलोचना कर चुके हैं, अब वही अभिजीत दीपके राहुल गांधी को क्यों याद आ रहे हैं भैया? काहे? कमाल है। कॉकरोच पार्टी के मंच पर राहुल गांधी की डिमांड बढ़ तो गई है भैया, बहुत। राहुल गांधी को याद करने वालों की लिस्ट में अब दूसरा नाम किसका? सोनम वांगचुक का। एक इंटरव्यू में सोनम ने राहुल गांधी के लिए कहा कि अगर विपक्ष, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है,
नीट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते तो जनता उन्हें खारिज कर देगी। धमकी। सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि अगर विपक्षी दल इस आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं तो ये उनकी संकीर्ण यानी छोटी सोच मानी जाएगी और देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। अब इस बेरुखी से राहुल गांधी को कोई बुलाएगा तो भला वो जाएंगे? कोई जाएगा? नहीं आए तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ऐसे दिखोगे, कोई ना जाए। इसीलिए सोनम वांगचुक के इस तरह के बयान से कांग्रेस के कई नेता नाराज दिखे भी। उन्हें लगता है कि इस तरह की टिप्पणी से राहुल गांधी और कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश है। सोनम वांगचुक के इस बयान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है, सुनना चाहेंगे? जिग्नेश मेवाणी क्या कह रहे हैं वो? भाई युवा नेता है। किसी कांग्रेस नेता ने सोनम वांगचुक या इन युवाओं से ये नहीं पूछा कि जब एनएसयूआई और भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा लीक यानी पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन किया और उन्हें बेरहमी से पानी की बौछारों और लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, तब कॉकरोच पार्टी ने उनका समर्थन काहे नहीं किया? कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल वो कह रहे हैं कॉकरोच पार्टी का आंदोलन पारदर्शी नहीं है। इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी के लोग फिर से नकली नाम से सामने आने लगे हैं। इसके आगे लिखा है कि कॉकरोच पार्टी इस अंदाज में राहुल गांधी से अपील कर रही है जैसे ये राहुल जी की ड्यूटी है कि वहां जाए। राहुल गांधी साथ ना देकर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल जो नीट के सवाल पर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस के छात्र और युवा संगठन जो सड़कों पर हैं, उसके समर्थन में कॉकरोच पार्टी के लोग एक शब्द नहीं कहेंगे। ये सब लिखा है उन्होंने। अब इस बयान को देखकर तो साफ है कि कांग्रेस और कॉकरोच पार्टी के बीच बयानों की तगड़ी फाइट चल रही है। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी की डिमांड बहुत है। बड़ी बात, कांग्रेस ने पवन खेड़ा को भेजकर इस दाग को धोने की कोशिश की कि कांग्रेस इस अनशन से बचना चाहती है। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अब भाई इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीति में दोस्त और मुद्दे बदलते रहते हैं। क्या क्या बदलता है? दोस्त और मुद्दे। कब कौन किसके साथ किसके खिलाफ हो जाए कोई गारंटी नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह कॉकरोच पार्टी और उनके आंदोलन से बच रहे हैं, उसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला तो ये जहन में आता है, क्या राहुल गांधी क्रेडिट को लेकर सजग हैं? वो चाहते हैं कि छात्रों से जुड़े मुद्दे पर उनके अलावा किसी और को किसी किस्म का श्रेय ना जाए? क्या राहुल गांधी पसुपेश में हैं? उन्हें लगता है जंतर मंतर पर मौजूद आंदोलन जीवियों से जोड़कर वो अपनी छवि को नुकसान कर लेंगे? क्या राहुल गांधी केवल उन्हीं आंदोलन या मुद्दों को अपनाते हैं जहां से उन्हें राजनीतिक नफा मिलने की संभावना है या सबसे ज्यादा होती है? ध्यान देने की बात यह है कि सोमवार से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है ना? माना जा रहा है कि परिसीमन और महिला आरक्षण के संशोधन बिल को पास कराने के लिए इस बार सरकार 3/4 के करीब पहुंच चुकी है। पिछली बार जो लोग कांग्रेस के साथ थे उनमें से कई अब पाला बदल चुके हैं। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के घर में बगावत हो गई है और जितने लोगों ने बगावत की है वो कहां चले गए हैं? एनडीए। जिस डीएमके को कांग्रेस ने धोखा दिया वो भी अब कांग्रेस से दूरी बना चुकी है। शरद पवार पहले ही संकेत दे चुके हैं कि उनकी पार्टी भी अभी रुख बदलने वाली है। यूपी के 2 लड़कों में टिकट को लेकर खटपट चल ही रही है, वो अलग बात है। तो क्या यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी के लिए गूंज शक्ति प्रदर्शन का मौका है? इसके उलट अगर वो जंतर मंतर जाते तो अपनी ताकत का एहसास नहीं करा पाते। एक तरफ राहुल गांधी इस गफलत में है कि जंतर मंतर जाएं कि ना जाएं, दूसरी तरफ उनकी टेंशन यह भी है कि पंजाब कांग्रेस जो उठापटक वहां चल रही है उसे कैसे ठीक किया जाए। करीब 1 महीने विदेश में रहने के बाद राहुल गांधी भारत लौटे। सबसे पहले पंजाब कांग्रेस की सियासी उलझन पर उन्होंने फोकस किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अहम बैठक हुई। पंजाब में बढ़ते संकट पर बात हुई।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का मंथन हुआ और सूत्र बता रहे हैं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाया गया। पूछा गया पंजाब में क्या गड़बड़ है भैया। इस बीच पंजाब से एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें कांग्रेस की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। हाँ, बगल ही में चल रही है। क्या दिख रहा है बगल में? हाँ, मनीष तिवारी दिख रहे हैं। किसके साथ दिख रहे हैं? पीएम मोदी के साथ। जेपी नड्डा भी है। जेपी नड्डा भी दिखाई दे रहे हैं। टेंशन बढ़ रही है ना, और टेंशन तो चारों तरफ से बढ़ रही है। आंदोलन अलग टेंशन, वहां सत्र शुरू होने वाला है वो अलग टेंशन, यहाँ चुनाव आने वाले हैं वो अलग टेंशन। तो टेंशन तो है ना। अब एक और टेंशन, और ये टेंशन उन लोगों के लिए है जो वंदे मातरम से परहेज करते हैं। क्लियर बात है, राजनीति और राष्ट्रवाद की क्लास। जिन लोगों को वंदे मातरम के गायन से चिढ़ है, वंदे मातरम का नाम लेते ही जिन लोगों की जबान कांपने लगती है, वंदे मातरम की गूंज से जिन लोगों के कान के पर्दे फटने लगते हैं, उनके लिए टेंशन की खबर है, बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर। आज से 3 दिन बाद जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा, तब मोदी सरकार 7 बिल पेश करने जा रही है। कितने? 7। इनमें पहला बिल जो पेश होगा वो होगा हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कानूनी संरक्षण का बिल। मतलब समझे? मतलब इस बिल के पास होने के बाद अगर किसी ने वंदे मातरम का अपमान किया तो उसे अब माफी नहीं, चेतावनी नहीं, नसीहत नहीं, सजा मिलेगी। क्लियर? जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं उन लोगों को आज ये चैप्टर बहुत ध्यान से देख लेना चाहिए। आज से 7 साल 22 दिन पहले यानी 25 जून 2019 को संसद के निचले सदन लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने वंदे मातरम गाने का जोरदार विरोध किया था। आपको जरा याद दिलाना चाहती हूं उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। अभी सुन ही लिया था आपने। उन्होंने कहा था वंदे मातरम कोई जबरन नहीं बुलवा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि वंदे मातरम बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और आजम खान ने उस वक्त सीना ठोककर यह कहा था कि अगर संविधान में कहीं यह लिखा है कि किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक पढ़ना होगा तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा। फिलहाल आजम खान श्लोक पढ़ने के लिए संसद में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यह इच्छा मोदी सरकार ने बहुत जल्दी पूरी करने का मन बना लिया है। संसद के इसी मॉनसून सत्र में मोदी सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने के लिए एक बिल ला सकती है। यह बिल पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस बिल का नाम क्या होगा? राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। यह बिल 1971 में बनाए गए कानून का संशोधित रूप है, जिसमें यह प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करेगा या राष्ट्रीय गीत गायन के दौरान बाधा पहुंचाएगा या फिर किसी कार्यक्रम में हंगामा करके राष्ट्रीय गीत रुकवाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान भी है। मतलब अभी जिस तरह हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को सम्मान और कानूनी सुरक्षा मिली हुई है, उसी तरह राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी उचित सम्मान और कानूनी संरक्षण मिलेगा। सरकार को यह बिल लाने की अब जरूरत क्यों पड़ी, पूछ सकते हैं आप ये सब। ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ लीजिए। ये तेलंगाना विधानसभा की तस्वीर है, ठीक है। कुछ नेताओं और संगठनों के बयान मैं आपको याद दिला देती हूं। असद ओवैसी कह चुके हैं संविधान किसी भी नागरिक को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं करता। एसपी नेता अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा में कह चुके हैं कोई मुझे वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान कह चुके हैं मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा क्योंकि ये मेरे धर्म और संविधान द्वारा दी गई आजादी के खिलाफ है। एसपी सांसद रहे शफीक उर रहमान बर्क, वो कहते थे कि हमारा संविधान हमें अपने धर्म पर चलने की पूरी आजादी देता है, इसीलिए इसे हम नहीं गाएंगे, हम पर जबरन नहीं थोपा जा सकता।
मौलाना अरशद मदनी ये बयान जारी कर चुके हैं, वंदे मातरम मुसलमान नहीं गा सकता, जबरन थोपना संविधान के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह चुका है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा है, लेकिन संविधान में इसका गायन अनिवार्य नहीं है। और जमीयत उलेमाए हिंद कह चुका है, संविधान के तहत किसी भी मुस्लिम को इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब ये संगठन और नेता संविधान का हवाला देकर वंदे मातरम गायन की मुखालफत करते रहे। लेकिन सोचिए, जब संविधान में ये लिख दिया जाएगा कि वंदे मातरम का अपमान नहीं कर सकते, तब इन पार्टियों के पास क्या चारा बचेगा? सुनिए जरा। सम्मान का पैमाना क्या होगा? सम्मान तो खड़े होकर के भी होता है। वंदे मातरम का सम्मान कौन नहीं करता? सम्मान सभी करते हैं। वंदे मातरम में पहले 2 स्टांजाज जो है, वो 2 स्टांजाज ही उसको मान्यता है। इनके दिमाग, इनके आरएसएस के यहाँ आरएसएस के जो ये है शाखाएं है, उसमें वंदे मातरम पूरा बोला जाता है, जिसमें देव देवता ये वो है, उसको मान्यता नहीं है। और वो लगाएंगे तो वो गलत बात है। सरकार ने जिद क्यों पकड़ ली है हर चीज की कि मुसलमानों को टॉर्चर करेंगे ही? अरे प्यार मोहब्बत से रहने दो सब लोगों को। अब आप देखिए कि जिस गीत ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के जन जन में राष्ट्रवाद का भाव भर दिया, आजादी की लड़ाई लड़ने की ऊर्जा दी, उस ऐतिहासिक गीत के साथ कांग्रेस ने क्या किया और मोदी सरकार ने क्या किया, मैं आपके सामने टेबल रख देती हूं। उस वक्त बकायदा जो कांग्रेस हुआ करती थी, जो पार्टी के रूप में नहीं थी, जो आंदोलनकारी के रूप में थी, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रही थी, उसने 29 अक्टूबर 1937 को यह तय किया था कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही गाए जाएंगे। 28 जनवरी 2026 को यह तय किया गया कि सभी 6 छंद गाए जाएंगे। तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम लीग की मांग को मान लिया जाता है और मोदी के समय राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्रगीत का गौरव फिर से स्थापित किया जाता है। और आप दूसरी तस्वीरें भी इस वक्त चला सकते हैं। नेहरू को मुसलमानों की नाराजगी का डर था। वो ये कह रहे थे कि भाई कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बकायदा ये कहा है कि ये गीत हमारे मजहब के खिलाफ है, इसे हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन अब मोदी सरकार राष्ट्रगीत गाने के लिए प्रोटोकॉल का पहला सेट जारी कर रही है। संविधान में राष्ट्रगीत को कानूनी संरक्षण नहीं मिला, लेकिन यहां मोदी सरकार संविधान में राष्ट्रगीत को कानूनी संरक्षण देने का बिल लाने की तैयारी कर रही है। वंदे मातरम के प्रति जो रवैया पहले का रहा है, उस रवैये को आज की तारीख में बदलना होगा। 8 दिसंबर 2025 को जब संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर 10 घंटे चर्चा हो रही थी, तब याद कीजिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस चर्चा में शामिल नहीं हुए थे। संसद में अमित शाह ने कहा था इस पूरे मसले को केंद्र में लाते हुए, पता है क्या? आप खुद सुनिए। वंदे मातरम 150 साल की चर्चा हिस्सा नहीं, ये बोलना नहीं चाहते। और इसीलिए अब पूरा देश इस बात पर निगाह रखे हुए है कि जो गौरव, जो इज्जत, जो सम्मान हमारे राष्ट्रगीत को मिलना चाहिए था, उस राष्ट्रगीत को जिसे सुनकर अंग्रेज कांप जाया करते थे, उस राष्ट्रगीत को जो देश के युवाओं में एक अजीब सी और एक अजब सी ऊर्जा भर देता था, वंदे मातरम, वो सम्मान कब मिलता है कानूनी रूप से? पाठशाला में अब जिक्र करेंगे हम समाज शास्त्र का। किसका? समाज शास्त्र का। इस वक्त जो है मेरे हाथ में 2 तस्वीरें हैं, ठीक है? इन दोनों तस्वीरों को बहुत गौर से आप देखिए और मैं चाहती हूं कि अच्छा समय लेकर आप इस तस्वीर को देख लें। एक में गुजरात पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग द्वारा जारी की गई
15 पन्नों की एसओपी है। एसओपी का मतलब समझते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो इनके लिए है। और वो एसओपी क्या है, वो यहाँ है। इसे गृह विभाग की मंजूरी के बाद 6 अप्रैल 2026 को लागू किया गया। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंटी रेडिकलाइजेशन सेल मैनुअल, जिसमें संदिग्ध रेडिकलाइजेशन की पहचान से लेकर काउंसलिंग, कानूनी कार्रवाई, रिहैबिलिटेशन और लगातार निगरानी तक 5 स्टेप्स बताए गए हैं। ठीक है, अब मेरे हाथ में एक और तस्वीर आपके सामने। ये उन लोगों की तस्वीर है जिन्हें गुजरात एटीएस ने ही आतंकी साजिश रचने और आतंकी संगठन जैश के साथ संबंध होने के कारण गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस ने जैश टेरर मॉड्यूल के तहत 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और अब कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो भी गई है। ये लोग जानते हैं क्या कर रहे थे? बड़े पैमाने पर आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश कर रहे थे, ये आरोप है इन पर। केमिकल्स, गन पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, कोई क्यों इकट्ठा करेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी के सफेद कोट वाले कुछ डॉक्टर्स कर रहे थे, ठीक वैसे ही ये आरोपी 7 से 8 छोटे ट्रायल ब्लास्ट कर चुके थे। अब ये जो दोनों चीजें हैं, एक तो ये एसओपी, इस पर खूब राजनीति हो रही है, लेकिन इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। कट्टरपंथ की पहचान करने से ही दिक्कत होने लगी है। एक पुराना घिसा पिटा खतरनाक नैरेटिव तैरने लगा है। कुछ स्वयंभू राजनीतिक ठेकेदारों, सोशल मीडिया के बुद्धिजीवियों, मजहबी रहनुमाओं ने नारा उछाला। क्या? एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। और यह भी कहा गया कि क्या अब मुसलमान दाढ़ी भी ना बढ़ाए, बुर्का पहनना भी अपराध हो गया है? क्या अरबी फारसी पढ़ना और मदरसों में जाना बैन किया जा रहा है? आज न्यूज की पाठशाला में इन सारे लोगों को आईना दिखाने वाली हूं। आज इस तराजू में मजहबी विक्टिम कार्ड और खोखली राजनीति को एक तरफ रखेंगे और फैक्ट को दूसरी तरफ रखेंगे। आप तैयार हैं? तैयार है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं आप बयानों को सुन लें ताकि क्लैरिटी आ जाए। सुनिए। आरएसएस की शाखा के ऊपर क्या सिखाया जाता है वो देखो ना। तो वो जानबूझ के मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए सब होता है। अभी दाढ़ी मेरी भी है, आप मुझे भी इस तरह से बोलेंगे। इनके पास इसके अलावा कोई काम है? ये नफरत बांटने के अलावा देश में कुछ दे रहे हैं? इससे बेहतर तो फिर ये है कि आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए इसको, और हिंदू राष्ट्र में कहिए कि हम हिटलरशाही करेंगे। ये तो एक विशेष धर्म के लोगों पर कार्रवाई करने के मुतरादिफ है। सुना आपने? इन सबको सुना, कायदे से सुना। और हो सकता है ये डर लाजमी भी हो। ये डर फैलाने वाली राजनीति अगर नहीं है तो आप मुझे बताइए क्या है। आंखों पर तुष्टीकरण की पट्टी बांधे इकोसिस्टम ने बहुत चालाकी से आरएसएस का नाम डाल दिया। वही नीति, वही नियत जो 26/11 को हिंदू टेरर अटैक साबित करने की झूठी कोशिश में लगी थी, याद है? ये वही खतरनाक चाल है जो आतंकी कसाब के हाथ में कलावा दिखा रही थी। मैं पूछना चाहती हूं, ये कौन सा डायवर्जन टेस्ट है? आप किसका ध्यान किससे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? एंटी रेडिकलाइजेशन एसओपी। सुरक्षा एजेंसियां जब किसी राज्य या देश की सुरक्षा के लिए नियम बनाती है तो वो कोई ख्याली पुलाव नहीं पकाती है। वो अंतर्राष्ट्रीय पैमानों, पिछले आतंकी हमलों का ट्रेंड और खुफिया इनपुट्स के आधार पर इंडिकेटर्स यानी संकेत तय करती है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि दाढ़ी और अरबी भाषा के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है, मैं उनसे कहना चाहती हूं, आप दाढ़ी, टोपी,
मदरसों का नाम आगे करके असल में उन गद्दारों को बचाने की कोशिश मत कीजिए जो आपकी मेरी कौम के लिए भी खतरा है, इस देश की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। आप इन्हें पहचानिए, इनकी पहचान की आड़ में बचाने की कोशिश मत कीजिए। अगर इन पर एक गंभीर आरोप है कि ये मुल्क को दहलाने की साजिश रच रहे थे, तो फिर कानून को अपना काम करने दीजिए। ये गुजरात से जो 13 लोग पकड़े गए हैं ना, ये इसी एसओपी के तहत, ये जो एसओपी है ना, इसी के तहत एक एक पॉइंटर से मेल खाते हुए कट्टरपंथियों के बारे में एसओपी में जो भी लिखा गया है वो एक एक चीज मैच हो रही है। एंटी रेडिकलाइजेशन सेल मैनुअल की एसओपी के पॉइंटर आपके सामने रख देती हूं, देखिए फिर जो कट्टरपंथी गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में एटीएस को क्या क्या पता चला है। एसओपी में इंडिकेटर दर्ज है कि किसी कट्टर विचार के रास्ते पर जा रहे शख्स की पहचान ऐसे हो सकती है कि वो कट्टरपंथी नेताओं, उग्रवादियों की तारीफ करे, समझा, या फिर आतंकवादियों का महिमा मंडन करे। और जो कट्टरपंथी गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर की किताबें मिली है। आपके घर में है उसकी किताब? मसूद अजहर की कोई किताब है आपके घर में? जैश ए मोहम्मद की कोई किताब है? नहीं है। एसओपी में एक पहचान यह भी है कि वो शख्स इनक्रिप्टेड एप्स का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, चरमपंथी, टेलीग्राम ग्रुप्स की सदस्यता या कट्टर साहित्य या वीडियो शेयर करें, कट्टरता फैलाए। जहां पर ऐसी चीजें हो, या तो मैं या तुम, मैं सर्वोपरि बाकी सब कम। जो कट्टरपंथी गिरफ्तार हुए हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बातचीत कर रहे थे। आप लोग करते हैं क्या? कट्टर वीडियो, ऑडियो, पेन ड्राइव, इस तरह की चीजें किसी के पास ऐसे ही मिल जाती है क्या? अच्छा, आप में से कितनों के पास पोटेशियम नाइट्रेट है? किसी के पास नहीं। या सल्फर खरीदते हैं और वहां बैठे, मतलब यहां तो कैमरे के पीछे तो जवाब आ ही रहा है, आप भी घर में जो बैठे हुए हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, अमोनियम नाइट्रेट। और फिर आप कहेंगे नहीं नहीं, जो खेती बाड़ी करते हैं वो तो ये सब खरीदते ही है ना। अरे भैया, उसका एक अमाउंट होता है, एक लिमिट होती है। और अचानक वो आदमी जो खेती बाड़ी नहीं कर रहा है वो इस तरीके की चीजें खरीदने लगे, तो इस तरीके की सामग्री जुटाना सीधे सीधे रेड फ्लैग है कि नहीं? इन आरोपियों ने भी पोटेशियम सल्फर लोकल मार्केट से खरीदा, 200-500 ग्राम के मिक्सचर बनाकर ट्रायल किया, पाइप तैयार करके आईईडी में भरने की कोशिश की। एसओपी में यह भी लिखा है कि अगर कोई शख्स अचानक जंगल या सुनसान इलाकों में बार बार जाने लगे तो उस पर नजर रखनी चाहिए। गिरफ्तार हुए संदिग्धों ने भी गांव के पास के खेत, नदी किनारे 7-8 ट्रायल ब्लास्ट किए। ब्लास्ट कौन करता है? खाड़ी देशों, पीओके, अफगानिस्तान से कनेक्शन, संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये रेड फ्लैग है कि नहीं? और गिरफ्तार हुए आरोपी भी सीधे सीधे पाकिस्तान के हैंडलर्स के कनेक्शन में थे, जैश ए मोहम्मद के मरकज सुभान अल्लाह से संपर्क में थे। क्यों भैया? 3 लाख रुपए की फंडिंग भी इन्हें मिली थी, जिसका सोर्स, उसकी जांच हो रही है। ऐसे शख्स जिस पर कट्टर बनने का शक जा रहा था, उसके अरबी कॉलेज या मदरसों से जुड़ाव, ये इसे ढाल बना देना एसओपी का हिस्सा है। क्लियर है? अब ये जो गिरफ्तार हुए हैं ये आरोपी मदरसों से जुड़े हुए थे। धार्मिक कर्तव्य का हवाला देकर अगर कोई नेटवर्क बनाता है तो राडार पे तो रहेगा ना। किसी ने ये थोड़ी कहा है कि आप मदरसा मत जाइए, किसी ने ये थोड़ी कहा है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना बोलिए, किसी ने ये थोड़ी कहा है कि आप 5 वक्त की नमाज मत पढ़िए, किसी ने ये थोड़ी कहा है कि दाढ़ी मत रखिए, किसी ने ये थोड़ी कहा है कि ऊंचा पायचा मत पहनिए, किसी ने ये थोड़ी कहा है कि हिजाब मत पहनिए, किसी ने ये थोड़ी कहा है कि बुर्का मत पहनिए। लेकिन इन सब की आड़ में आप देश को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी तरह की हरकतों में या मामले में लिप्त नहीं हो सकते हैं। और वो सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं है। अगर कोई रुद्राक्ष की माला पहनकर, भगवा धारण करके इस तरीके के कुछ संदिग्ध गतिविधियां कर रहा है तो एसओपी में उसका भी जिक्र है, पकड़ के वो भी डाला जाएगा जेल में।
धार्मिक कपड़े, धार्मिक मान्यता, ये धर्म वो धर्म नहीं है। आपकी हरकतें उस धर्म में रहते हुए कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। इन संदिग्धों ने भी दारुल इस्लाम गुजरात जैश ए मोहम्मद नेटवर्क बनाया है, यूथ को उससे जोड़ने की कोशिश की है। साफ साफ रेडिकलाइजेशन की डेफिनेशन में लिखा है एसओपी में, देश की एकता, अखंडता के खिलाफ विचार फैलाना। इन आरोपियों के घर से जैश ए मोहम्मद के झंडे और कुछ संदिग्ध चिट्ठियां बरामद हुई हैं। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है। 9 जुलाई को महाराष्ट्र एटीएस ने आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के कथित तौर पर जुड़े 112 लोगों से पूछताछ की। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट काम पे नहीं रहता क्या? हमारी खुफिया तंत्र काम पर नहीं है क्या? उनको पता नहीं लगता कौन कहां क्या कर रहा है? 6 जुलाई को आतंकवादी शहजाद भट्टी से जुड़े 2 कथित मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ हुआ है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 17 जून को दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल टेरर क्राइम मॉड्यूल के 7 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर एक महीने में देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह के मॉड्यूल सामने आए, गिरफ्तारियां हुई हैं। तो बताइए, जब कोई गद्दार अपनी मजहबी पहचान को ढाल बनाकर देश के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी करेगा, तो पुलिस की एसओपी में उन तौर तरीकों का जिक्र क्या नहीं होगा? क्या पुलिस अपनी आंखें बंद कर ले? क्या एजेंसियां हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए? कहीं किसी नेता का वोट बैंक ना नाराज हो जाए, चलो एसओपी फाड़कर फेंक देते हैं। यह साफ किया गया है कि नियम किसी एक धर्म के लिए नहीं है, यह देश की एकता के लिए है, अखंडता के लिए है, सुरक्षा के लिए है, एक राष्ट्रीय ढांचा है। उग्रवाद चाहे दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो कि मजहबी हो, कानून सबके लिए बराबर है। डर का बिजनेस करने वाले इकोसिस्टम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दिक्कत है इस बात से कि एसओपी में लिख क्यों दिया गया कि कट्टरपंथ की पहचान करते समय अचानक दाढ़ी अगर बढ़ जाए, नकाब पहनने लगे, अरबी शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करे, अरबी कॉलेज मदरसों में जाना, पैमानों पर अगर वो अचानक ये सब करने लगे तो इस पर नजर रखना जरूरी है। इस बात पर दिक्कत हो रही है। अब ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाइए। ऐसे ही नहीं किसी दाढ़ी रखने वाले या टोपी पहनने वाले इंसान को परेशान किया जाएगा, ऐसे ही नहीं। किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि कर दे। यह एसओपी के स्टेप 2 यानी डिटेक्शन में आता है। स्टेप 1 है प्रिवेंशन, स्टेप 2 है डिटेक्शन। इस स्टेप में पहले सोशल मीडिया से लेकर संवेदनशील इलाकों तक हर संदिग्ध गतिविधि और कट्टरपंथी प्रचार पर कड़ी नजर रखने के बाद, सारी खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने के बाद ये एप्लीकेबल होता है। ऐसे ही नहीं कि भैया हमारा मूड है आज इनको निशाना बनाएंगे। मजाक नहीं है, मसला नेशनल सिक्योरिटी का है। और ये सिर्फ भारत में नहीं होता, दुनिया भर में होता है। दूसरे देशों में भी रैडिकल आइडेंटिफिकेशन के पैमाने मौजूद है। बताऊं आपको दूसरे देशों का? अमेरिका आमतौर पर बड़े पैमाने पर पूरी कम्युनिटी की सामान्य निगरानी करने के बजाय बहुत ही खास गंभीर खतरों पर खुफिया जानकारी जुटाने पर निर्भर रहता है। और इसके लिए वहां कानूनन क्या किया गया पता है आपको? 9/11 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने एक बेहद सख्त कानून पास किया था, पेट्रियट एक्ट। इस कानून ने वहां की फेडरल एजेंसियों को नागरिकों की डिजिटल गतिविधियों यानी कॉल्स, संदिग्ध ट्रांजैक्शन की निगरानी करने और जांच करने की असीमित शक्तियां दे दी। आज भारत में यह आरोप लगाने वाले कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें 2006 में अमेरिका के एफबीआई के उस समय के डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर की गवाही जाननी चाहिए। डोनाल्ड वैन ने इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पर अपनी टेस्टिमनी में क्या कहा था कि एक्सट्रीमिस्ट अपनी हिंसा को सही ठहराने के लिए धार्मिक विचारधारा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों की जांच किसी के धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होती है। इंटरनेट और जेलें कट्टरपंथ फैलाने के मुख्य ठिकाने हैं। अल कायदा जैसे संगठन अंग्रेजी बोलने वाले युवाओं तक पहुंचने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरा यूरोप का रुख कीजिए। ब्रिटेन में एक बेहद चर्चित और कड़ा सरकारी कार्यक्रम चलता है। इसका नाम है प्रिवेंट यानी रोकथाम।
इसके तहत ब्रिटेन में किसी आम पुलिस वाले को नहीं बल्कि वहां के शिक्षकों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, तमाम पब्लिक ऑफिशियल्स को यह कानूनी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने आसपास उन लोगों की पहचान करें जिनके कट्टरपंथी होने की आशंका थोड़ी भी ज्यादा लगती है। अगर कोई छात्र, कोई मरीज, कोई नागरिक संदिग्ध गतिविधि में लिप्त दिखता है तो इन विभागों को सीधे सरकार को रिपोर्ट करना होता है। अब मुझे बताइए, क्या अमेरिका का पेट्रियट एक्ट और ब्रिटेन का प्रिवेंट कार्यक्रम किसी खास मजहब को निशाना बनाने के लिए है? क्या वहां की सरकारें धर्म देखकर कानून चला रही है? नहीं। जो पास्ट में हुआ है, जिस तरीके के आतंकी घटनाएं इस पूरी दुनिया ने झेली है, देखी है, उसमें जिस तरह के लोग शामिल हुए हैं, जिस तरह की हरकतों में लिप्त हुए हैं, उनको एसओपी बनाया गया है। सच्चाई यह है कि जब मुल्क की सुरक्षा पर आंच आती है, जब मासूम नागरिकों की जान दांव पर लगती है, तो दुनिया की हर जिम्मेदार सरकार, हर सुरक्षा एजेंसी इसी तरह के एसओपी तैयार करती है। इसीलिए कट्टरपंथ की पहचान करने वाले पैमानों पर राजनीति बंद होनी चाहिए, क्योंकि जब बारूद फटता है ना, वो बारूद ये नहीं देखता है कि ये कलमा गो है, ये मंदिर में घंटी बजाता है, ये चर्च में हालेलुया करता है, ये गुरुद्वारा जाके वाहे गुरु कहता है। वो जब बम फटता है ना, वो सबको उड़ा देता है। वो ये नहीं देखता है कि ये फला पार्टी का है, ये इस राज्य में जीता है, ये उस राज्य में हारा है। वो बस उड़ा देता है। मुल्क सुरक्षित रहेगा तभी आपकी ये सियासत सलामत रहेगी। और अपनी सियासत के लिए मुल्क को खतरे में मत डालिए, और वो भी धर्म की आड़ लेकर। ठीक है, अब अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अरे कितनी नजर लगा दो भारत को, बहुत सारे नजर बट्टू हैं। इस देश की बहुत सीमाएं हैं जो भारत की नजर उतारती हैं, इसीलिए भारत की बदलती तस्वीर आपको दिखाती है। दो तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रही हूं। भारत के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद खूबसूरत झलक है ये। पहली तस्वीर है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की। कल हमने आपको न्यूज की पाठशाला में दिखाई थी ये ट्रेन। आज पीएम मोदी ने हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए इसे रवाना कर दिया है। भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले, अभी मैं रिवीजन करवा दूंगी तो सब फंस जाएंगे। इससे पहले कौन कौन से मुल्क थे? जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन के बाद भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला 5वां मुल्क बन गया है। और अब दूसरी तस्वीर देखिए। पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर है जो बेहद शानदार है। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। कांच की चमचमाती इमारत, शानदार एंट्री, एस्केलेटर दिखाइए भैया। हाँ, अब वेटिंग लाउंज दिखाइए आधुनिक। हाँ दिखाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। पहली नजर में आपको लगेगा कि किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप खड़े हैं ना, लेकिन ये नए भारत का रेलवे स्टेशन है, जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन। वो स्टेशन जो आज सिर्फ यात्रियों का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि भारत के रेलवे स्टेशन अब सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं है बल्कि देश की नई पहचान बन रहे हैं। ये इतना शानदार है कि बड़े से बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसकी चमक के आगे फीके नजर आ रहे हैं। हाँ, दावा किया जा रहा है कि यहाँ आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। हमारे यहाँ तो रवि जी कह भी रहे हैं कि फीलिंग वैसी है मैडम। स्टेशन की चमक धमक और उसका शानदार लुक आपने देख लिया। अब आपको इसकी खासियत बताती हूँ। स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाला एक विशाल डबल हाइट एयर कॉन्कोर्स है जो भीड़ कम करेगा और आसान आवाजाही को आसान बनाएगा, मतलब आवागमन को आसान बनाएगा। यात्रियों की सुरक्षित और को वो सुरक्षित रखेगा और आसान प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी के लिए 6 और 9 मीटर चौड़े 2 फीट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। 6 और 9 मीटर चौड़े हैं ये 2 जो फुट ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज। स्टेशन का डिजाइन एनर्जी एफिशिएंट है। एलईडी लाइटिंग, ईवी चार्जिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इको फ्रेंडली सुविधाएं।
भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाली थीम पर इसे विकसित किया जा रहा है और इसका मकसद है स्थानीय स्वदेशी उत्पादों और शिल्प कला के लिए एक प्रचार केंद्र और बाजार में इसे तब्दील करना। वोकल फॉर लोकल उसको बढ़ावा देता है। जालंधर स्टेशन की एक और खास बात है, ये पंजाब के हैंडलूम, फुलकारी, खादी के उत्पाद, लोकल हस्तशिल्प और चमड़े के सामान के बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है। स्टेशन का कायाकल्प पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है ना, अमृत भारत स्टेशन योजना, उसके तहत इसको रेनोवेट किया गया है। शानदार झलक, बदलाव सिर्फ जालंधर में नहीं, सरकार का बड़ा विजन है। अमृत भारत स्टेशन योजना यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक सुविधाएं देने के लिए अग्रसर है। स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने जालंधर की खेल परंपरा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहां का रेलवे स्टेशन पंजाब की खेल संस्कृति और लोक विरासत को दर्शाता है। आनंदपुर साहिब स्टेशन पर तख्त श्री केसगढ़ साहिब की झलक भी दिखाई देती है। ऐसे ही देश के दूसरे अमृत स्टेशन को भी विकसित किया जाएगा। विकसित होते नव भारत के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ सिर्फ यहां देश में ही नहीं हो रही है, पूरी दुनिया भारत की मुरीद हो रही है। पूर्वोत्तर से आई एक तस्वीर दिखाती हूं आपको, गुवाहाटी एयरपोर्ट की ये तस्वीर देखिए, भव्यता देखिए, आधुनिकता देखिए। भारत में इजराइल के राजदूत है रुवेन अजार, इसकी मुरीद हो गए वो तो, तस्वीर देखी, इजराइल के वो। गुवाहाटी एयरपोर्ट की शानदार तस्वीर को देखकर उनसे रहा नहीं गया, ट्वीट किया, कहा सिर्फ भारत की तारीफ के लिए नहीं बल्कि बहुत बड़ी उम्मीद भी उन्होंने जता दी। उन्होंने लिखा, भारत अब केवल एयरपोर्ट नहीं बना रहा बल्कि वैश्विक पहचान वाले आधुनिक स्मारक तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही भारतीय कंपनियां इजराइल में आकर भी ऐसे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाएगी। सोचिए, जो देश तकनीक में दुनिया का गुरु माना जाता है, ये इजराइल, उस देश का राजदूत कह रहा है कि भारतीय कंपनियां वहां आकर इजराइल में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। भारत के वो मेगा स्ट्रक्चर्स जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है, अब मैं वो आपके सामने रख रही हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर सूरत डायमंड बोर्स पेंटागन को पीछे छोड़कर अब दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन चुकी है। ये देख रहे हैं आप, जहां एक साथ हजारों हीरा व्यापारी बैठते हैं। फिर आया चिनाब ब्रिज, पेरिस के आईफिल टावर से ऊंचा है ये, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो हमारे इंजीनियर्स की ताकत का लोहा मनवा रहा है। अटल टनल 10,000 फीट की अविश्वसनीय ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग। लेह लद्दाख की दूरी और मुश्किलों को हमेशा के लिए इसने कम कर दिया है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुब्बल्ली जंक्शन, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एक साथ 1.25 लाख से ज्यादा लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा, भारत की एकता और भव्यता का प्रतीक है। जोजिला टनल रिकॉर्ड ऊंचाई पर बना है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग जो रणनीतिक और भौगोलिक रूप से भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। कहते हैं देश सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं बनता है, देश बनता है उसके नागरिकों से। और नागरिकों के लिए जब सुविधाएं शानदार हो, अपने देश को अगर नागरिक जाने, उसकी उपलब्धियों के बारे में पहचाने, तो फिर वो अलग ही फील होती है। मैंने जो विकास की इबारत में गढ़े गए मील के पत्थरों की लिस्ट आपको गिनवाई है, वो सिर्फ ईंट, पत्थर, सीमेंट और लोहे की इमारत नहीं है। ये बदलते हुए भारत की बदलती हुई मानसिकता का प्रतीक है। ये हमारे हिंदुस्तान का प्रतीक है। दृढ़ इच्छा शक्ति को ये दिखाता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स मोदी सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, बड़े विजन और तेज फैसलों का नतीजा भी है, इसको मानना होगा। आपने कभी सोचा है ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ये जो पताका है वो हवा के विपरीत दिशा में क्यों लहराती है? सोचा है कभी? तो भाई मंदिर के पताका को लेकर एक खास मान्यता है। एक तो जो मान्यता है वो, और एक उसका साइंटिफिक पहलू है। कहते हैं कि भगवान विष्णु समुद्र की आवाज की वजह से सो नहीं पा रहे थे। अब ये बात हनुमान जी को पता चली,
तो उन्होंने क्या किया, समुद्र देव से विनती की कि वो अपनी आवाज को रोक दे। इस पर समुद्र देव ने हनुमान जी से कहा कि जहां तक हवा जाएगी वहां तक मेरी आवाज भी जाएगी। तो भाई हनुमान जी, आप ऐसा करो कि अपने पिता पवन देव से कहो कि वो मंदिर की दिशा में ना बहें। जब ये बात हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव तक पहुंचाई तो पवन देव ने उनसे कहा, देखो मेरी गति रुक जाएगी ऐसा तो संभव है नहीं, एक उपाय करो, मंदिर के चारों तरफ इतनी तेज गति से चक्कर लगाओ कि हवा मंदिर में प्रवेश ही ना कर पाए। हवा रुक जाएगी तो आवाज भी रुक जाएगी। फिर क्या था, हनुमान जी ने मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करके एक ऐसा चक्र बना दिया कि ना तो हवा ना ही समुद्र की आवाज मंदिर में समा पाए। खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में हनुमान जी ने हवा की उल्टी दिशा में चक्कर लगाया। मान्यता यह है इसी वजह से आज भी जगन्नाथ मंदिर की पताका हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। हालांकि साइंस की तरफ से कहा गया है वॉर्टेक्स जोन। वॉर्टेक्स जोन हवा के घूमने से बने कम दबाव वाले क्षेत्र को कहते हैं। पताका भी इसी कारण उल्टी दिशा में लहराता है ना? कमाल की बात। विज्ञान और आध्यात्म का ये खूबसूरत संगम सोचा है कभी आप? जय जगन्नाथ। चलिए अब जाना होगा, इजाजत दीजिए। कल एक्स्ट्रा क्लास है, आ जाइएगा टाइम से 8:50 पर। कहाँ? न्यूज की पाठशाला में। नमस्कार।